सातवें पे कमीशन का आखिरी डीएडीआर बढ़ोतरी के आंकड़े आ गए हैं। जी हाँ, कोई एहसान नहीं हो रहा है फौज के ऊपर, फौजियों के ऊपर कोई एहसान नहीं हो रहा है। फौजियों को लागू है। फौजियों की सर्विस कंडीशन, जीवन की परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिस वजह से कुछ अलग से फैसिलिटी दी जाती है। अभी जो आंकड़े आए हैं वो भारी उछाल के साथ आए हैं दोस्तों। भारी बढ़ोतरी हुई है महंगाई के दरों में। फौजियों के कुछ एंटाइटल्ड हक हैं जिसको देने से वो अधिकारी मना करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बहाना बना देते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। क्या सिविलियन ऑफिसर जो पीसीडीए में, सीजीडीए में या पीओआर में बैठे हैं वो क्या फौजियों से जलते हैं? यह सवाल क्यों उठ खड़ा हुआ है? क्योंकि फौजियों के कुछ एंटाइटल्ड हक हैं जिसको देने से वो अधिकारी मना करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बहाना बना देते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को गलत मतलब निकालते हुए यह बहाना बना करके फौजियों को मिलने वाले अधिकार से उनको वंचित करने की कोशिश करते हैं। मसला एमएससीपी का है दोस्तों एमएससीपी को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जिस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 जनवरी 2006 से एमएससीपी देने से मना किया है। यह सच्चाई है, लेकिन यह किन के लिए है? इस चीज को जानते हुए भी, अच्छी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को समझते हुए भी फौजियों को एमएससीपी से मना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हां, आगे इसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखा के आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, सातवें पे कमीशन के तहत बढ़ने वाले डीएडीआर के आखिरी आंकड़े आ चुके हैं। जी हां, अब सातवें पे कमीशन का आखिरी डीए बढ़ोतरी कितना होगा? क्या अब डीएडीआर 60, 61, 62% तक पहुंच जाएगा? कितने होंगे आंकड़े? क्योंकि जो महंगाई के आंकड़े सामने आए हैं, आंकड़ों में भारी उछाल के साथ आए हैं दोस्तों, क्योंकि इन आंकड़ों से 8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर में भी असर पड़ेगा। और ये जो आंकड़े सामने आए हैं ये 7वें पे कमीशन का आखिरी डीए बढ़ोतरी के आंकड़े होंगे। आगे आंकड़े दिखाऊंगा, लाइव डीए कैलकुलेटर में भी जाके आपको समझाऊंगा कि अब 8वें पे कमीशन से पहले हमारा डीएडीआर कितना तक पहुंच सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोनों विषयों को लेकर के आज के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहला मुद्दा है दोस्तों कि हमारा एमएससीपी को लेकर के एक असमंजस है, और यह असमंजस केवल सिविल महकमे में है, पीओआर में है, सीजीडीए में है, ना तो रिकॉर्ड ऑफिस में है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, ना ही आर्मी हेडक्वार्टर में है। क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर भी क्लियर है, रिकॉर्ड ऑफिसेस भी क्लियर हैं कि जनवरी 2006 से ही एमएससीपी लागू है। लेकिन पीओआर और सीजीडीए को शक है, इनको डाउट है कि एमएससीपी 1 सितंबर 2008 से लागू है फौजियों को भी, और ये उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का रेफरेंस देते हैं। जी हां, जिस जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो फौजियों के लिए नहीं है, सिविलियन पेंशनर्स या सिविलियन एम्प्लॉइज के लिए है। आगे मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट भी आपको दिखाऊंगा। इससे पहले आपको समझाना चाहता हूं, ये सामने लेटर देखिए दोस्तों, ये 25 जुलाई 2018 का लेटर है। अब इसी लेटर के तहत माननीय राष्ट्रपति ने इस बात की सैंक्शन दे दी, इस बात की अनुमति दे दी थी कि जितने भी फौजी हैं, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है, जितने भी फौजी हैं उनको 1 सितंबर 2008 के बजाय 1 जनवरी 2006 से एमएससीपी ग्रांट किया जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद बाकी सिविलियन पेंशनर भी 1 जनवरी 2006 से मांग करने लग गए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पहुंचा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के एक आदेश में सुनाया है आदेश कि 1 जनवरी 2006 से नहीं मिलेगा। लेकिन किनको नहीं मिलेगा? उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में माननीय कोर्ट ने यह भी बोला है कि एएफटी के जरिए जो फौजियों को दिया गया है एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से दिया गया है वो जायज है। लेकिन सिविलियन के केस में ये 1 सितंबर 2008 से रहेगा। यह फैसला माननीय कोर्ट ने सुनाया है दोस्तों। चलिए मैं आगे सबसे पहले सीजीडीए का आपको लेटर दिखाना चाहूंगा। ये सामने आप सीजीडीए का लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों। इस लेटर में सीजीडीए ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्लैरिफिकेशन मांगा है। आरटीआई का जवाब देते हुए इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्लैरिफिकेशन मांगा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये क्लियर करे कि एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से लागू है या 1 सितंबर 2008 से लागू है। और यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का रेफरेंस दिया गया है, आप देखिए, सीए नंबर 1579/2021 डेटेड 28 अप्रैल 2021। अब आगे मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसी जजमेंट को आपको दिखाऊंगा और उसको दिखा के समझाऊंगा कि आखिर मसला क्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि यह आदेश सिविलियंस के लिए है, यह आदेश फौजियों के लिए नहीं है। तो फिर
फौजियों के केस, एमएसपी के केस रुकवाने का क्या मतलब बनता है? चलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जिस जजमेंट का हवाला इस लेटर में दिया गया है उस जजमेंट को पहले देखते हैं। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसी जजमेंट का रेफरेंस उस लेटर में था जो सीजीडीए का लेटर आपने देखा उसमें था सिविल अपील नंबर 1579 ऑफ 2021। यहाँ पर बहुत सारे केस थे। अब इन केसेस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट सुनाया तो जजमेंट सुनाते टाइम एक एफटी का केस का भी रेफरेंस दिया है। ये जो वाला जो 7 नंबर पैराग्राफ में है आप देखिए, ये बलबीर सिंह टर्न और एमबी मोहनन नायर का केस का था जिक्र, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि एमएसीपीएस 1 जनवरी 2006 से लागू होगा, क्योंकि आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल से आदेश आया था और उसी आदेश का रेफरेंस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बलबीर सिंह के केस में 1 जनवरी 2006 से लागू होगा। यहाँ पर यह 7 नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, 7 नंबर पैराग्राफ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एएफटी के जजमेंट को सही ठहराते हुए 1 जनवरी 2006 से एमएसपी लागू करने की बात कही है। अब यहाँ पर आगे जाकर के देखिए, ये जो 9 नंबर पैराग्राफ है, 9 नंबर पैराग्राफ का यहाँ पर आप देखिए, यहां से आप अगर समझेंगे, वी फाइंड फोर्स इन द सबमिशन मेड बाय द लर्न्ड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दैट यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमएसीपीएस फॉर सिविलियन एम्प्लॉइज, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिए, एमएसीपीएस फॉर सिविलियन एम्प्लॉइज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 would result in large scale recoveries of amounts paid in excess। यानी कि अगर सिविलियन को भी एमएसपी 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया तो बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका रिकवरी भी हो जाएगा। सिविलियन पेंशनर के लिए ये कहीं ना कहीं उल्टा हो जाएगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सिविलियन के केस में ये जजमेंट दिया गया था, जिस जजमेंट का ये देखिए 1592 और भी बहुत सारे केसेस थे, इकट्ठा उन सारे केसेस को कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। भारत सरकार के पक्ष में बोला था कि हाँ 1 जनवरी 2006 से नहीं होना चाहिए, साफ लिखा हुआ है ये सिविलियन के लिए है, ये फौजियों के लिए नहीं है। और एएफटी का जजमेंट को माननीय कोर्ट ने बरकरार रखने की बात कही थी, देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये सिविलियन के जो है दोस्तों रैंक हैं, ये फौजियों के नहीं है। तो और आपने ये देखा, अभी साफ साफ बोला है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सिविलियन से रिलेटेड ये जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फौजियों से रिलेटेड नहीं है। फौजियों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया कि फौजियों के लिए जो दिया गया है वो 1 जनवरी 2006 से जायज है, और इसी जजमेंट के 7 नंबर पैराग्राफ में वो चीजें लिखा हुआ है, लेकिन उनको तो कोर्ट करते नहीं है। और सिविलियन के लिए जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट को फौजियों के ऊपर लागू करने की सीजीडीए द्वारा कोशिश की जाती है। दोस्तों जब बलबीर सिंह का केस का यहाँ जिक्र हो गया तो बलबीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसका भी जजमेंट ये सामने है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। इस पर यूनियन ऑफ इंडिया अपीलेंट था और बलबीर सिंह टूर्न एंड एएनआर उनके रेस्पोंडेंट थे। अब देखिए ये केस भी एमएसपी से जुड़ा हुआ ही केस है, जिसका जिक्र अभी दूसरे केस में था। अब देखिए ये एमएसपी से ही जुड़ा हुआ केस है कि उनको 1 जनवरी 2006 से दिया जाए, और एएफटी से ऑलरेडी जजमेंट आ गया था, बलबीर सिंह टूर्न के फेवर में ऑलरेडी जजमेंट आ गया था। ये देखिए पीबीओआर, यानी कि प्योरली फौजियों से जुड़ा हुआ केस था, और इसमें भारत सरकार ने अपील किया था सुप्रीम कोर्ट में कि इनको 1 सितंबर 2008 से दिया जाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, इसलिए बलबीर सिंह टूर्न का केस का जो है जिक्र हुआ था। अब देखिए, इन व्यू ऑफ द अबव मैटर्स वी फाइंड नो मेरिट इन द अपील्स व्हिच आर अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ, ऑल पेंडिंग एप्लीकेशंस आर आल्सो डिस्पोज्ड ऑफ। भारत सरकार के अपील को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था बलबीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस में। तो इससे भी क्लियर होता है कि फौजियों के लिए जो एमएसपी दिया गया है 1 जनवरी 2006 से, वही एमएसपी लागू रहेगा, क्योंकि दूसरे केस में भी आपने देखा वो केवल सिविलियन के लिए है दोस्तों। और सिविलियन के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए दिया ऐसा जजमेंट क्योंकि एमएसपी अगर 1 जनवरी 2006 से लागू होता है तो कुछ सिविलियंस को नुकसान हो जाता था। केवल उसी तर्क के बेस पर वो जजमेंट आया था। अब ऐसा जजमेंट सभी के लिए लागू करा के सीजीडीए द्वारा जो फौजी हैं उनके केसेस को मना किया जाना बड़ा दुखद है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ साफ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एएफटी के जजमेंट को बचाव भी किया है। एएफटी के जो फैसला है 1 जनवरी 2006 से एमएसपी देने का, उसका बचाव करते हुए सिविलियन पेंशनर के लिए 1 सितंबर 2008 से लागू किया है। लेकिन बार बार पीएओआर और सीजीडीए
जितने भी केसेस 1 जनवरी 2006 से 1 सितंबर 2008 के बीच के केसेस हैं उनको वापस करता है, वापस करके इसी कोर्ट का जजमेंट का हवाला देता है। और इस जजमेंट को आपने देख लिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सिविलियंस के लिए दिया है, इसलिए जलना छोड़ दें। अगर फौजियों के लिए दिया गया जजमेंट है, फौजियों के लिए अलग से लागू किया गया कोई सुविधा है तो दे दें। फौजियों को सुविधा वैसे ही आराम से नहीं मिलती है, फौजियों के बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो आप नहीं समझ पाते हैं। कोई एहसान नहीं हो रहा है फौज के ऊपर, फौजियों के ऊपर कोई एहसान नहीं हो रहा है, फौजियों को लागू है। फौजियों के सर्विस कंडीशन, जीवन की परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिस वजह से कुछ अलग से फैसिलिटी दी जाती हैं, इसलिए 1 जनवरी 2006 से जो एमएसपी लागू है उसको मना ना करें, उससे फौजियों को वंचित ना करें। यह अधिकार से लिया गया हक है, यह कोई खैरात नहीं है, इसलिए समझ लें इस बात को और जितने भी केसेस पेंडिंग हैं उनको क्लियर किया जाए। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वें पे कमीशन का आखिरी डीएडीआर बढ़ोतरी के आंकड़े आ गए हैं। जी हां, 7वें पे कमीशन में अब एक बार डीएडीआर बढ़ोतरी होनी है, जो जुलाई 2025 से हमें मिलना है 58% होना है, वो तो होना ही है। इसके आगे और आखिरी बार एक बार होगा जिसमें हमारा डीएडीआर कितना पहुंचेगा, 60, 61, 62% कितना पहुंचेगा, क्योंकि अभी जो आंकड़े आए हैं वो भारी उछाल के साथ आए हैं दोस्तों, भारी बढ़ोतरी हुई है महंगाई के दरों में। तो चलिए पहले वो लेटर देखते हैं, फिर आपको लाइव कैलकुलेटर में दिखाता हूं कि आगे हमारा डीएडीआर कहां तक पहुंच सकता है, उसको देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार का लेबर ब्यूरो द्वारा ये जारी किया गया प्रेस नोट है जिसमें जुलाई 2025 के महंगाई के AICPIN के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। ये देखिए इसमें भारी उछाल है, आंकड़ों में शायद इतना उछाल अभी तक कभी हुआ नहीं था, इतना ज्यादा उछाल है। आप देखिए 1.5 पॉइंट का उछाल है। आप देखिए जून में जो आंकड़े थे 145 थे और जुलाई के आंकड़े आए हैं 146.5, 1.5 अंकों के उछाल के साथ ये आंकड़े आए हैं। तो चलिए अब इन आंकड़ों के साथ मैं आपको लाइव कैलकुलेटर में दिखाता हूं कि क्या अब जो आगे डीए की आखिरी बढ़ोतरी होगी, 7वें पे कमीशन की आखिरी बढ़ोतरी, उसमें हमारा फाइनल डीए 8वें पे कमीशन से पहले क्या 61-62% तक पहुंच सकता है, उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप जून तक के आंकड़े देख रहे हैं, जून के आंकड़े 145 थे, जिसके बेस पर अभी हमें जुलाई 2025 से 58% डीए मिलना तय हो गया है, डीएडीआर। लेकिन अब जुलाई के आंकड़े आ गए हैं दोस्तों, और जैसे कि आपको पता है कि जुलाई के आंकड़े 146.5 के आए हैं। तो देखिए अब डीए में इस तरीके से उछाल होगा। अगर मान लीजिए आगे आंकड़े इसी तरीके से बढ़ भी जाते हैं, अगर बढ़ भी जाते हैं तो डीए कहां पहुंचता है, मैं काफी बढ़ोतरी के साथ ये आंकड़े ले रहा हूं। ये देखिए काफी बढ़ोतरी के साथ मैं आंकड़े ले रहा हूं। अगर इतना भारी भरकम बढ़ोतरी हर महीने में हो भी जाता है तो कहां पहुंचने के आसार हैं। देखिए मैंने काफी बढ़ोतरी ली है, 146.5 से सीधे 147, फिर 147.5, फिर 148.5, फिर 149 और यहां से तो सीधा 1.5 पॉइंट का बढ़ोतरी। फिर भी डीएडीआर आगे जाकर के केवल 60.72% ही पहुंच रहा है। यानी कि अगली बढ़ोतरी आप मान के रख लीजिए, अगली बढ़ोतरी जो हमें मिलेगी या तो 2% की, और बहुत ज्यादा आगे चला गया डीए का आंकड़ा तो 3% का, यानी कि 60% लगभग तय है। बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई तो 61% तक पहुंच सकता है। जितना भी कोशिश कर लें, जितने भी डीएडीआर के आंकड़े आ जाएं, हमारा डीएडीआर आगे बढ़ने वाला 61% से ऊपर जाने के कोई चांसेस नहीं है। इसका मतलब 8वें पे कमीशन से पहले जो डीए हमारा मर्ज होगा वो ज्यादा से ज्यादा 61% ही हो पाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये इन आंकड़ों से पता चल जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं 2 जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।